अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों को फौजी कैफ के अंदर वेलकम करता हूं और हमें थोड़ा सा अपने बिहेवियर में अब चेंज लानी है। नाउ इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर आफियत रखे, आप ऑफिशियली सीए के स्टूडेंट बन गए, क्योंकि पीआरसी का मतलब ही ये था, ये प्री रिक्विजिट टेस्ट हो रहा था, आपका चेक किया जा रहा था कि आप सीए करने के काबिल हैं या नहीं है। तो हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया है कि आप सीए करने के काबिल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब अपने आप को मेंटली भी थोड़ा सा अपग्रेड करना है हमने इंशाल्लाह ताला। और अब यहाँ से असल में थोड़ा सा इल्म बेस और ज़रा थोड़ा बेटर लेवल की गुफ्तगू इंशाल्लाह शुरू हो रही होगी। और पेपर भी हमारे थोड़े बेटर ज़ाहिर है आगे हैं। मैं इस वक्त आपको बिज़नेस लॉ टीच कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे इस बैच में मेरी ज़िम्मेदारी में बिज़नेस लॉ है। अदरवाइज़ मैं टैक्स भी टीच करता हूँ, मैं सी लॉ भी टीच करता हूँ। तो लेकिन फ़िलहाल आपका मेरा इंटरेक्शन जो है वो बिज़नेस लॉ के हवाले से है। ये पेपर क्या है, कैसे हम लेकर चलेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले तो बिज़नेस लॉ के पेपर के अगर हम मिजाज को समझें, सिलेबस को समझें, तो ये सिलेबस 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है जिसको बी लॉ 1 मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, यानी लॉ होता क्या है, पाकिस्तान में लॉ क्या है। इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप उधर टैक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। टैक्स में भी लीगल सिस्टम थोड़ा सा आएगा, बल्कि ये बड़ा आजकल फर्टाइल डेज़ हैं। मेरी आदत है, हम जब लॉ पढ़ रहे होंगे ना, तो हम बिल्कुल एक ज़िंदा सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। यानी जो कमरे से बाहर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब आपको वो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आनी शुरू होगी कि अच्छा यार ये बात ऐसे हो रही है। मसलन अभी कल ही नेशनल असम्बली का इजलास था, तो नेशनल असम्बली में एक बात दोबारा कल वहाँ की गई कि यार जो हमारा मुल्क का पैसा है ना, हमारे मुल्क की जो मुल्की पैसा है, हमें तो ऐसे लग रहा होता है ना जैसे हम ज़ाहिर है सोच रहे होते हैं, अच्छा जी फलां ने करप्शन कर ली, ये हो गया। करप्शन भी हो रही, बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन जैसे मेरा पैसा, पर्सनल पैसा कहाँ रखा होगा, या मेरे बैंक अकाउंट में होगा या मेरे पास घर में होगा, ऐसी मुल्क की दौलत कहाँ रखी होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास मुल्क में हमने 2 अकाउंट ओपन कर रखे हैं। एक को हम कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वहाँ पैसा रखा हुआ है। अब उस अकाउंट में से पैसे कौन निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता, अब ये कानूनी बात है। अब उस अकाउंट में से पैसे जब भी निकालने हो तो नेशनल असम्बली ऑथराइज करे तो वहाँ से पैसे निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते। आपने देखा अभी पिछले दिनों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के कहा कि यार आप इतने अरब रुपए जारी कर दो, हम आपको हुक्म दे रहे हैं। नहीं, ये आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात है। इसीलिए स्टेट बैंक के गवर्नर ने जाकर जो अदालत में पेश हुआ, उसने कहा जी हमने ये पैसे अलग करके रख दिए, लेकिन हम निकाल नहीं सकते, हमारी पावर में नहीं है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम। मुल्क की मामलात चलेंगे कैसे, तो टैक्स में भी इसी तरह आप पढ़ेंगे, वहाँ भी इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम आएगा, लेकिन वहाँ इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम आप पढ़ रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन। यहाँ हम थोड़ा सा इससे बड़े उस पर पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि यार लॉ बनता कैसे है। तो फिर अगेन आपने अभी देखा रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल असम्बली का इजलास बुला लिया, इन्होंने वो जो जिससे रिलेटेड एक तरमीम नहीं करना चाह रहे, एक कानून बनाया, नेशनल असम्बली ने पास किया, सेनेट ने पास किया, सदर पाकिस्तान के बाद भेज दिया, सदर पाकिस्तान ने वापस भेज दिया कि ये कानून है ना मुझे ठीक नहीं लगता, इस पर ये बातें गलत लग रही हैं, वापस आ गया जी असम्बली। वो फिर कानून में लिखा कि अगर ऐसे हो जाए तो क्या करना है, दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, वो दोबारा अप्रूव करके फिर सदर के पास भेज देते हैं। अब सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है, अब सदर साइन करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 दिन गुजरे तो वो खुद ही कानून बन जाता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली दरवाजे के बाहर यही कुछ हो रहा है। अब ये आप पढ़ने जा रहे हैं, इस लॉ को, किसी भी लॉ को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ये आपकी ज़िंदगी से अटैच हो जाए।
आपको समझ आए कि यार अच्छा एक तो ना हम कुछ सियासी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कुछ वो तो हम अपने अपने नज़रियात के मुताबिक कर रहे होते हैं। एक नहीं, हमें जिसे कहते हैं ना हक सच की बात, या आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, कानून में भले गलती लिखा है, क्योंकि कानून में जब कोई बात गलत भी लिख दी जाए ना तो वही कानून होता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको चेंज ना कर लें। यानी कानून बनाते वक्त अगर कहीं फ़र्ज़ करें कोई एक सेंटेंस लिख रहे थे, गलती से फुल स्टॉप लग गया, अंधे को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं आना था, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस फुल स्टॉप को रिमूव नहीं किया जा सकता। इसको रिमूव करना है तो इसका तरीका क्या है, जो कानून बनने का तरीका था। दोबारा नेशनल असेंबली में बिल लेकर आए, वहाँ बताएं कि हम ये फुल स्टॉप यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, फिर ये सेनेट में जाए, फिर प्रेसिडेंट साइन करे, पूरा लेजिस्लेशन का प्रोसेस दोबारा लगाना पड़ेगा। लॉ पढ़ना एक इंतहाई 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 इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि दुनिया के पुराने तरीन उलूम में से एक इल्म लॉ है। इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ रहा होगा। फिर दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। जब किसी लॉ के साथ ये ईयर लिखा हो ना, इसका मतलब होता है ये कानून इस साल बना था, इस साल पास हुआ था, इस साल हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए होंगे, तो हमें इसका अदब व एहतराम करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों से भी बड़ा ये कानून है, 1872 का कानून है, तो हमें अदब से बावजूद पढ़ना चाहिए इसको। पहली बात तो समझ आई हमें। किताब का चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारे सिलेबस का एग्जैक्टली 50% कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। फिर एक दूसरा एक्ट आ जाएगा, एक दूसरा लॉ आ जाएगा पार्टनरशिप एक्ट। ये उससे उसके मुकाबले में तो बच्चा है, लेकिन हमारे लिए ये भी बुजुर्ग की हैसियत ही रखता है, क्योंकि ये भी 1932 का बना हुआ है। फिर एक और लॉ आ जाएगा, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और फिर कुछ मॉडर्न लॉज आ जाएंगे, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा प्रोटेक्शन, आर्बिट्रेज। ऐसे 5 हिस्सों में हमने लॉ पढ़ना है। आप समझे 5 डिफरेंट एरियाज हैं जो हमने पढ़ने हैं, और किताब में टोटल 18 चैप्टर हमें नजर आएंगे, ठीक है ना। इनमें से इन 5 हिस्सों को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें से सबसे मेन काम जो है वो 2 बातें, 3 तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। नंबर 1 MCQs। MCQs सुनते ही बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लिखना नहीं पड़ रहा था ना, अंग्रेज़ी हमारा कौमी मसला, तो ज़रा उससे छुटकारा मिल जाता है थोड़ा सा। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन और फिर केस स्टडी क्वेश्चन। MCQs 15% ऑफ द पेपर आएंगे, केस स्टडी 50% ऑफ द पेपर आएगा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन 30 to 35% ऑफ द पेपर आएंगे। इसकी परसेंटेज ग्रेजुअली कम होती जा रही है और इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये प्योर रटा है, याद करके जब आपसे पूछा जाए। अब जैसे जैसे हम दुनिया में आगे की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है रटे की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, और आपकी बुनियाद यहीं से ही चलनी है। ये जो पेपर अभी आप मेरे साथ बिजनेस लॉ का पढ़ रहे हैं, ये पेपर जब आप फाइनल में जाके पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉज इसका नाम हो जाता है, तो वहाँ ये तमाम लॉ की किताब साथ ले जाना अलाउ होता है, जिसे कहते हैं ओपन बुक पेपर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी साथ ले आए, पार्टनरशिप एक्ट भी ले आए, सारा कुछ साथ ले आए, किताब आपके पास है। हमने ये सिचुएशन बनाकर दिया, इसका सिर्फ हमें बताओ इस केस में कैसे अप्लाई होगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसलिए यहाँ आपकी बुनियाद बनाई जा रही है, यहाँ आपकी बेस बनाई जा रही है कि कल को आपने वो बड़ा पेपर देना है, क्योंकि आज हम उससे आगे आ गए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, फुला आ गया। आज इंसान को मेमोराइज करने की पावर बहुत नहीं चाहिए, इंटरप्रेट करने की पावर चाहिए। आपको समझकर आप एनालाइज कर सकते हैं, वो यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, फिर और आगे चले। लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये 5 हिस्से हमने पढ़े। लीगल सिस्टम में से कोई तकरीबन 5% पेपर आता है, 4% थ्योरेटिकल उसके अंदर, और एक न्यूमेरिक, वो MCQs में एक सवाल आ जाता है।
ऐसे 5 नंबर का पेपर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 40 और 8 ऑलमोस्ट 50%। इसका मतलब है हमारा सबसे मेन काम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार हुआ नहीं तो समझे कोर्स खत्म हो गया। जैसे हम उधर क्यूएम में कहते थे ना, फाइनेंस आ गया तो समझे काम हो गया, उधर प्रोबेबिलिटी और वो हमें समझ आ गई तो स्टैट का पोस्ट, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट हमें आ गया तो समझे हमारा पेपर पास हो गया इंशाल्लाह। पार्टनरशिप 16+2, नेगोशिएबल 11+2, ऐसे हमारा ये पेपर बटा हुआ है सारे का सारा। चैलेंजेस इन कैफ 4, चैलेंजेस क्या है जिन्हें हमें ओवरकम करना है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम आज से पहले, आज की इस क्लास से पहले हम सब ये बिलीव करते हैं कि यार हमारा कोई लीगल इंटरेस्ट कोई नहीं है, हम लॉ थोड़े पढ़ने आए हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं। अगर हमें कोई लॉ पढ़ने का शौक होता तो हम तो LLB करने की तरफ जा रहे होते। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इन सब्जेक्ट को ऑन नहीं कर रहे होते। जब आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाए ना, अकाउंटिंग के टीचर के पास बड़ी आसानी है, आप उस सब्जेक्ट को ऑन करते हैं क्योंकि आप घर से अकाउंटेंट बनने निकले हैं। आप उस सब्जेक्ट में मेहनत भी ज़्यादा कर लेते हैं, काम भी ज़्यादा कर लेते हैं, यार अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा समझ रहा होता है कि शायद ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा लीगल इंटरेस्ट नहीं है। एक चैलेंज लीगल लैंग्वेज, लॉ की अपनी ज़बान है, लॉ की अपना स्टाइल है। लॉ हम लिखा तो इंग्लिश में हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है देन नॉर्मल इंग्लिश। ये भी एक चैलेंज हमें दरपेश होता है। और तीसरी बात रिटेंशन, लॉ को समझना, याद करना। बच्चा कहता है अच्छा जी रटा लगाना पड़ेगा। अब ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इनको हम ओवरकम कैसे करेंगे? लीगल इंटरेस्ट में सबसे पहली बात है टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग। ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपका इंशाल्लाह ताला, और ये दोनों तीनों बातों को लेकर चलेगा। जैसे मैंने अभी आपके आते ही मैंने ये ऐलान किया कि जब हम लॉ पढ़ रहे होंगे तो यकीन जाने कमरे से बाहर जो कुछ हो रहा है ना, आपको वो एक नई आंख से नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये भी 10 लेक्चर के बाद ही आप कहेंगे अच्छा यार पहले तो मैं ऐसे सोच ही नहीं रहा था, या यार इवन मेरे फादर ऐसे नहीं सोचते, मेरे, यानी आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से निखार आना शुरू हो जाएगा। आपका विजन बाकी लोगों से बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट पर फोकस तो हमारी क्लासेस का हमेशा से ही एक मेन इंग्रेडिएंट रहा है कि यार नहीं, कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है पढ़ाने का। लैंग्वेज, टोटल लॉ में 20 से 25 अल्फाज ऐसे हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं। हम इन अल्फाज को सेपरेटली भी एक्सप्लेन करते हैं, 1 बाय 1 करके भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सोशल मीडिया पे इन 20-25 अल्फाज के ऊपर मेरी अलग से वीडियोस बनी हुई भी वायरल हैं, वो लोग वहाँ से भी सीख रहे होते हैं। ये क्या है अभी समझ आएगी, जब हम लॉ की ज़रा एवोल्यूशन लेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि लॉ, मैंने अभी आते ही एक लफ्ज़ बोला कि लॉ दुनिया का सबसे पुराना इल्म है। अब क्योंकि ये बहुत पुराना इल्म है तो इसमें बहुत सारी ऐसे अल्फाज हैं जो पुरानी लैंग्वेजेस के हैं, जो हमें कहीं थोड़े से समझने में, मतलब कोई ग्रीक के अल्फाज हैं, कोई और किसी लैंग्वेज के अल्फाज हैं, लेकिन वो लॉ ने उसको ज़िंदा रखा हुआ है, तो हम उनको सेपरेटली एड्रेस कर रहे होते हैं। रिटेंशन तो वही पहले वाली बात कि हम लेटेस्ट टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। मैं अक्सर, शायद आप में से बहुत सारे बच्चे, अक्सरियत बच्चे वो हैं जो मेरे से QM भी पढ़ कर आए हैं, जो हम वहाँ भी कभी आपको ये ख्याल, ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम जब वहाँ PRC के अंदर इन होते हैं तो ये एक राइज़ का खासा है कि सिर्फ हम अपने सीनियर फैकल्टी को हम PRC लेवल तक बच्चों के साथ इंटरेक्शन में ले जाते हैं। अदरवाइज़ नवीद अंसारी साहब कैसा पढ़ाते हैं, जाहिद कवी कैसा पढ़ाता है, अदनान रशीद कैसा पढ़ाता है, इसका बात का जज अब आप कर सकोगे, क्योंकि यहाँ से किसी थोड़े से बेटर लेवल पे गुफ्तगू शुरू होने लगी है। इससे पहले तो वो एक बिल्कुल बेसिक लेवल है, वहाँ से किसी भी तरह से पढ़ लेते आप तो मोर और लेस आपने पास ही हो जाना था, कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं पड़ना था। तो हम लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे। मैं लॉ का टीचर होने के बावजूद आपको ये बात कह रहा हूँ, आपको घर जाके कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ
क्या कह रहे हैं? तो क्यूएम में क्या कुछ याद करना पड़ा था? कुछ नहीं करना पड़ा। ये आपको 80% चीजें क्लास में रिटेन हो जाएंगी। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, तो आपको उसे याद नहीं करना पड़ता, स्टोरी इटसेल्फ आपके ब्रेन में रिटेन हो जाती है। हमने सारे लॉ को ऐसे ही बना रखा है, ठीक है। 3 हिस्सों में हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे। नंबर 1, स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, यहाँ स्टोरीज बनाई होंगी, इसका मकसद होगा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आना। फिर दूसरा काम आपने करना है, ये इसी को देखकर आपको हौसला हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये वो टोटल किताब है जिससे आपने पास होना है। ये टोटल कोर्स ये है जो आपने याद करनी है, ये 130 पेजेस है। और ये कोई समराइज्ड नहीं है कि जी समरी बनी हुई है, सुपर समरी, कुछ नहीं बना हुआ। एज इट इज लॉ एक्सप्लेन हुआ है। ये पूरा कंप्रीहेंसिव नोट्स हैं ये। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अब भी कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है सीए में आके, कि वो इतनी किताब को 6 महीने में नहीं पढ़ पा रहा। याद आपने यहाँ से करना है, ठीक है ना। समझने के लिए, स्टोरी क्रिएट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो हमने स्लाइड्स बनाई हुई होंगी, यहाँ से हम पढ़ रहे होंगे। जो कुछ पढ़ रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, घर जाके आपने इसमें से याद कर लेना है, इसमें से समझ लेना है, ऐसे हमारा काम हो जाएगा। जी जी, जैसे लॉ को होना चाहिए। एक्चुअली लॉ कैसे पढ़ाना चाह रहे हैं लोग? ऐसे पढ़ाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा दिन ठहर जाओ, कोई एक चीज़ मैं इसके ऊपर आपको फिर बताऊंगा। वो मैंने तो द वे इट शुड बी का मतलब ही यही है कि असल में लॉ को ऐसे होना चाहिए। लॉ रटे का सब्जेक्ट नहीं है, टेक्स्ट में, सीला में भी ये लिखा है, इनमें से कोई सब्जेक्ट रटे का नहीं है। और इसके गवाह अगली 8-10 क्लासेस में आप खुद होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, रिटेंशन कोई इशू नहीं होगा इंशाअल्लाह। असल में हो क्या रहा है, हम चीज़ें समझते हैं, हमें कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, उसकी बेस ही नहीं बताई जाती। फिर जब हमें समझ नहीं आई तो अब क्या करना है? रटा लगाना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप क्योंकि एफएससी करके आते हैं ना, तो माशाल्लाह आपका रटा इतना परफेक्ट होता है कि वो बाज़ दफ़ा बच्चे आके क्या कहते सर छोड़े ना, आप ये बताएं क्या याद करना है, हम याद कर लेंगे, आप मसला ही कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ज़रा, इससे आप वाकिफ़ हैं कहीं ना कहीं। फाइनेंस में हम टाइम लाइन हमने कैसे बनाई थी, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तारीख़ को, कभी भी हम तारीख़ का मुताला करने लगते हैं, तो तारीख़ में हमें कहीं एक T0 डिफ़ाइन करना था ना टाइम लाइन पर, जैसे हम T0 फाइनेंस में करते थे। तारीख़ भी अगर हमें पढ़नी है तो कहीं ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो हिस्टोरियन ने क्या किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ को हिस्ट्री में ज़ीरो बना दिया। अगर इसके बाद हमने कोई बात करनी हो ना, मसलन ये 1 साल, तो हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। और अगर उनसे पुरानी कोई बात करनी हो तो फिर हम कहते हैं कबल अज़ मसीह, जिसे कहते थे कि जनाब इतने कबल अज़ मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल। हिस्ट्री सारी ऐसे लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसी को हम कैसे फिर एब्रीवेट कर देते हैं, BC एंड AD से कर देते हैं। अच्छा जी, लेकिन आपको पता है हम जो मुसलमान हैं ना, हम बड़ी डिफरेंट कौम है। हम मुसलमान हमेशा अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं। हमारे मज़हब ने हमें दुनिया के ट्रेंड को फॉलो करना सिखाया ही नहीं है। हमारे जीन्स के अंदर ये बात डाली गई थी। अब जब ये सारा काम हो गया, हिस्ट्री ऐसे लिख रहे हैं, अच्छा इसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन वो जो हमारा मिजाज है हमारी शरीयत का, तो मुसलमानों को एहसास हुआ कि यार जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों फॉलो कर रहे हैं? वाई नॉट, हम अपनी हिस्ट्री खुद क्यों नहीं लिख रहे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं है? तो क्या करना चाहिए था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ को हम ज़ीरो बना देते। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हमारे मिजाज के ये भी खिलाफ थी। उन्होंने बर्थ बनाई, हम भी बर्थ ही बना दें, फिर भी फॉलो ही हो गया। क्योंकि मिजाज मुसलमानों का ये था, वो किसी को फॉलो नहीं करता था। उन्होंने ज़रा हिस्ट्री पे अपनी नज़र डाली, उन्होंने कहा यार अच्छा हमारा कोई अहम वाक़या क्या है। अब हालांकि अल्लाह के नबी की पैदाइश से अहम वाक़या क्या हो सकता था, लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम थी, फिर तो हम उसी तो फॉलो कर रहे थे। मगर नहीं छोड़ो यार, हमारा एक अहम वाक़या हुआ हिजरत का। हिजरत हुई थी 622 ईस्वी में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 622 साल बाद मुसलमानों ने इसको फिर ज़ीरो कर दिया, और यहाँ से हमारे वो हिजरी साल शुरू हो गए। अब हिजरत के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हिजरत से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल, इसलिए आपको वो 2 कैलेंडर नज़र आते हैं। ठीक है ना। अब ज़रा हम अपनी बात करते हैं, हमने ये बात क्यों यहाँ जिक्र की है। जब आज हम 2021 में खड़े हैं तो इसका मतलब है ये तो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक खड़े हैं, या 2022 में खड़े हैं, 23 में खड़े हैं। इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2023 साल गुजर चुके हैं, और ये इसमें से 622 माइनस कर दें तो हमारा हिजरी कैलेंडर आ जाएगा। अब हुआ क्या, ये सारी बात हमने की तो क्यों की है। ज़रा अगर हम ऐसे एज ए इंसान ऐसे समझें कि यार कभी तो इंसानियत ने लिखना सीखा होगा, तो अगर हम हिस्ट्री को फरोलें कि यार अच्छा इंसानियत ने पहली दफ़ा लिखना कब सीखा, या एस्ट्रोनॉमी की तारीख उठा के देखें, या लॉ की तारीख उठा के देखें, या सिविलाइजेशन की तारीख उठा के देखें। अब ये एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि अगर हम इन चीज़ों को ढूंढने निकलें हिस्ट्री में कि यार पहली दफ़ा इंसानियत ने लिखना कब सीखा, लॉ कब आया, सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आया, तो हमारे जहन में जो मोटी मोटी बातें आती हैं, जो पुरानी सिविलाइजेशन है, तो हमारे जहन में इजिप्ट आएगा कि शायद कहीं मिस्र में ऐसा हुआ होगा, तो पता चला नहीं वहाँ नहीं हुआ। इसी तरह ग्रीस आएगा, इसी तरह ये है ना पुरानी हिस्ट्री। हमारे जहन में लामहला इस तरह की बातें आएंगी कि शायद यहाँ कहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं हुआ। बल्कि एक जगह थी जिसका नाम क्या था, मेसोपोटामिया। ये सीरियन और ईरान और इसकी सरहदों के साथ का ये इलाका है। ये सारे काम यहाँ, दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब यहाँ मौजूद थी, और ये सारा लिखाई का आगाज़ यहाँ से हुआ, एस्ट्रोनॉमी का आगाज़ यहाँ से हुआ, लॉ का आगाज़ यहाँ से हुआ, सिविलाइजेशन का आगाज़ यहाँ से हुआ। जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो एक हिस्ट्री में हमें एक नाम नज़र आता है, ऊर नामू। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो हिस्ट्री में, हिस्टोरिकली जहाँ तक हिस्ट्री को हम और आग फरोलते फरोलते जहाँ तक जाते हैं, तो ये 2000 BC का वाक़या है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले। इसका मतलब है आज से 4023 साल पुरानी बात है। यानी हम जब हिस्ट्री के औराक खंगालते हैं तो हमें आज से 4000 साल पुरानी तहजीब में लॉ के वाज़े अल्फाज, लिखे हुए लॉ के वाज़े अल्फाज नज़र आते हैं। लॉ इतना पुराना सब्जेक्ट है, इस वजह से वो लैंग्वेज बैरियर आ रहे हैं। तो हुआ क्या, एक थे हमूरबी, ऊरनामू और हमूरबी, ये 2 नाम हमें तारीख में नज़र आते हैं। हमूरबी ने क्या किया, उसने पहली दफ़ा आकर कानून को लिखने की शक्ल में बना दिया, और उस वक़्त का जो, जैसे हम, जिसे आज हम कहते हैं आईन पाकिस्तान जी, ये उस वक़्त का आईन था। एक पत्थर है बड़ा सारा ऐसे, इस पत्थर के इर्द गिर्द सारा कानून लिखा हुआ है, और इस पत्थर के ऊपर ही वो बादशाह और शायद पता नहीं उसकी मलका या पता नहीं कौन, ये एक कोई तस्वीर भी बनी है। अच्छा जी, अब ये लैंग्वेज जो है, ये जाहिर है आज की लैंग्वेज तो नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है, पूरा कानून ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर 282 कवानीन लिखे हुए हैं उस वक़्त के। लेकिन आपकी हैरत गुम हो जाए, आप परेशान हो जाएं अगर आप इन कवानीन को पढ़ें। आज से 4000 साल पहले क्या बातें लिखी हुई हैं।
हम कहते हैं ना हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, अब तो दौर बड़ा आ गया है। नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और ये जो हमारे माशरती कवानीन हैं, ये ऑलमोस्ट 99% वही हैं जो यहाँ लिखे। यहाँ मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह क्या होगी। यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की सेपरेशन हो जाए तो वो जो जहेज़ की चीज़ें होंगी उनका फैसला कैसे किया जाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स, एक कॉन्ट्रैक्टर एक बिल्डिंग बनाता है, उस वक़्त जैसे बनती होगी, और अगर वो गिर जाए और उसमें किसी की जान चली जाए तो फिर इसका फैसला कैसे होगा, उसको क्या सज़ा देंगे, वो यहाँ लिखी हुई। 282 कवानीन ऑलमोस्ट वैसे ही लिखे हुए हैं जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। अब एक इतना पुराना सब्जेक्ट जो सदियों से चलता चला आ रहा है, तो जब कोई इल्म पुराना होता है ना, तो आप ये बात याद रखें, वो हमारे जीन्स के अंदर मौजूद होता है। जो भी इंसान तरक्की करता है ना, वो जो एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, वो यही तो हमें समझाती है कि चीज़ें इवॉल्व होती चली जाती हैं। मसलन अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं आपसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, तो ये बात सिरे से ही गलत है। आप मेरे बाद इस दुनिया में आए हैं, आप यकीनन मेरे से ज़्यादा सीख कर आए हैं। ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। मसलन हम जब पैदा हुए होंगे तो उस वक़्त दुनिया में मोबाइल नहीं था। हमारी एज में हम जब 1 साल के थे, 2 साल के थे, अगर उस एज में हमें मोबाइल दिखाया जाता तो हम उससे डर जाते, रोना शुरू कर देते। लेकिन आज आप 2 महीने के बच्चे को मोबाइल दें, वो खेलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस से वो उस चीज़ को जानकर इस दुनिया में आ रहा है। ऐसे ही आप हैरान होंगे, अभी तक आपने लॉ का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इस टीचिंग के दौरान जब हम लॉ पढ़ेंगे 80% बातें आपको पहले से पता हैं, हालांकि आपने लॉ नहीं पढ़ा हुआ। यानी मैं आपको कहूँ यार ये सिचुएशन है, बताओ क्या फ़ैसला करोगे, तो जो आप फैसला कर रहे होगे वो 80% ठीक है, बिकॉज आपको 80% लॉ पहले ही आता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से। और कभी जब लॉ का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आप कभी टाइम निकाल के ये 282 कवानीन पढ़िएगा, आप बड़ा एंजॉय करेंगे कि अच्छा यार क्या बात है, 4000 साल पहले इंसानी शऊर इस लेवल पे था। हम तो समझते हैं आज हम तरक्की करके ऊपर आ गए, आज ही हो गया। आप में से कोई पढ़ना चाहता है इनमें से किसी, ये वैसे ही एज ए कौन कौन पढ़ना चाहता है, ज़रा हाथ खड़ा कर। बस यही मैंने बताना था, वो जो अभी हम कह रहे थे कि लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, ये पैदा हो गया इंटरेस्ट। एक्चुअली जब हम चीज़ों को अपने साथ जोड़कर पढ़ रहे होते हैं तो इंटरेस्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। अच्छा जी, खैर और आगे चलते हैं। अब आगे जनाब हम अपने बिजनेस लॉ की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमने आगाज करना है, ठीक है। 50% ऑफ द सिलेबस चैप्टर 2 किताब में। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में देखें जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो क्या हुआ, हमारे पास एक रोमन पीरियड था, फिर हमारे पास एक ब्रिटिश रिजीम, हम अब अपने इलाके में वापस आ गए, ब्रिटिश रिजीम आ गया। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रिजीम था यानी अंग्रेज़ की हुकूमत थी, और उससे पहले जब अंग्रेज़ आया उससे पहले इस खित्ते में क्या हो रहा था, 2 बड़ी कौमें आबाद थी, एक मुसलमान और एक हिंदू। मुसलमानों के पास उनके रिलीजन में लॉ मौजूद था और हिंदुओं के पास उनका हिंदू लॉ मौजूद था। तो इसको मोहम्मडन लॉ के नाम से याद करते थे और इसको हिंदू लॉ के नाम से याद करते थे। इस खित्ते में 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थे, 2 कवानीन थे। मुसलमान अपने रिलीजन के मुताबिक कवानीन फॉलो करते थे और हिंदू अपने रिलीजन के मुताबिक फॉलो करते थे। फिर ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ गई। ब्रिटिश आए तो उन्होंने आकर क्या किया, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नाफिज कर दिया। मोहम्मदन लॉ भी ख़त्म हो गया, हिंदू लॉ भी ख़त्म हो गया, बल्कि वो जो कलेक्टिव विजडम इंसानियत की थी वो लाकर उन्होंने यहाँ 1872 वाला कानून नाफिज कर दिया। अब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते रहे, फिर वो तहरीक आज़ादी आ गई, सारा कुछ आ गया, अल्टीमेटली हम आज़ाद हो गए।
अब वो जो अभी कभी आप एक लफ्ज़ सुनते हैं हकीकी आज़ादी और ये और वो, अब यहाँ वो बुनियाद में फ़र्क है। हम आज़ाद हो गए तो होना क्या चाहिए था, हम वापस मोहम्मदन लॉ पे चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमने आकर इसी कानून को अडॉप्ट कर लिया और आज भी आपको क्लास में खड़े होकर कौन सा कानून पढ़ाने लगे हैं, 1872 वाला पढ़ाने लगे। वो जो हम कहते हैं ना कि यार हमने आज़ादी, अंग्रेज़ चले गए लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए, उसकी वो उन अल्फाज के पीछे इस तरह की हकीकतें छुपी हुई हैं कहीं। उधर इंडिया में भी वही चल रहा है, यानी वो भी वापिस यहाँ नहीं जा सके। अंग्रेज़ ऐसा पक्का काम करके गए हैं कि अंग्रेज़ चला गया। उधर इंडिया में भी आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। बात समझ आई है? तो अब हम वही वाला कानून उसमें तड़का लगाकर मुसलमानों वाला लहसुन और अदरक का, और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, बस जहाँ वो इंग्लैंड लिखा हुआ था वहाँ हमने पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है ना, अब ये कानून है जिसे हमने पढ़ना है और इसको हमने समझना है। जी नहीं, कोई लीगल बैरियर नहीं है ना, लीगल बैरियर कोई नहीं है, सिर्फ विल नहीं है, विल नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना निज़ाम, वो खराबी है। आप देखें, हमने कोई भी आज़ादी के बाद हमने कोई भी निज़ाम जो जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी, मसलन अंग्रेज़ आया, उसने हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया कि उसे एक ग़ुलाम कौम चाहिए थी, उसे डरपोक, रोज़गार से परेशान, मैं ये पढ़ूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, ये वाली कौम चाहिए थी। वही निज़ाम हम आज भी चला रहे हैं, वही कौम हम आज भी पैदा करें। इससे पहले वाले रिजीम को आप कभी भी वैल्यूएट करेंगे ना, कोई भी शख्स नौकरी के लिए नहीं पढ़ता था। नौकरी तो करते ही नहीं थे हमारे खित्ते में, लोग अपना कारोबार करते थे। कोई भी छोटा मोटा जो भी था, जो बाप दादा का कारोबार चल रहा था ना, वही करते जाते थे, वही करते जाते थे। आज अच्छे भले फैमिली के बच्चे जिनका बेहतरीन कोई कारोबार है, फैमिली बिजनेस है, वो बच्चा पढ़ के कहीं नौकरी करने गया, क्योंकि हमारे दिमागों में नौकरी की सुपीरियरिटी डल गई और हम बिजनेस को कुछ समझते नहीं। तो खैर ये एक अलग से बात है, एक अलग से फिलॉसफी है। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे चला, और अब हम इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ले जनाब, अब यहाँ से हम आगाज करने लगे। ले जनाब, इस बंदे का नाम क्या है, कामरान, और इसका नाम क्या है, नोमान। कामरान साहब ने एक घर बेचना है और इन्होंने नोमान को एक मैसेज दिया, लिखकर, बात करके, बोल के, मस्जिद जाते जाते रास्ते में, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। उसने कहा क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो 1 करोड़ रुपए का? नोमान साहब ने बात सुनी, अनसुनी करके घर जाके मशवरा किया, ज़रा आपस में डिसाइड किया, और अगले दिन 2-3 दिन बाद उसे कहा कि यस आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10। अब इस वाली बात से आप रोज़ बिला नागा गुजर रहे हैं। कभी आप एक दूसरे को मोबाइल सेल कर रहे हैं, कभी लैपटॉप सेल कर रहे हैं, कभी बाइक सेल कर रहे हैं, ये सेल परचेज हम सब कर रहे हैं ना। वो कहते हैं ये जो बंदा था ना नोमान, कामरान, जिसने आगाज़ किया बात का, लॉ की नज़र में इसको हम ऑफरर बोल देते हैं, और जिसको इसने ये कही है बात, अच्छा, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। 2 नाम है इसके, ऑफरर या प्रोमिजर। ये कौन है? जो अच्छा जी, चलें। और जिसको ये बात कही गई है उसका नाम क्या है? ऑफरी। ऑफरी कौन है? पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। प्रोमिजर, प्रोमिजी, ऑफरर। अच्छा जी। और जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ जो सेलर होगा वो कौन होगा? हैं? सेलर कौन होगा? और जो बायर होगा वो, ये मैंने कब पढ़ाया आपको?
थैंक यू। ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने तो इससे बिल्कुल डिफरेंट बात की। जो बंदा बात का आगाज करेगा, मसलन हो सकता था नुमान उसे कहता कि यार क्या आप अपना घर बेचना चाहते हो, मैं 1 करोड़ का लेने को तैयार हूं। जो बात का आगाज करता वो ऑफरर होता। सेलर एंड बायर से नहीं ऑफरर एंड ऑफरी डिफाइन हो रहा, बल्कि जिसने इनिशिएट किया है इस बात को, वो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। अगर उसने की होती तो ये एक्सेप्ट कर रहा होता, इसने की है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो लॉ की नज़र में ऐसे 2 कैरेक्टर बड़े अहम हैं, कौन प्रपोजल है और कौन ऑफरर है और कौन ऑफरी है, या कौन प्रोमिसर है और कौन प्रोमिसरी है। ऑफरर इज वन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर एंड ऑफरी इज वन टू होम एन ऑफर इज मेड। अच्छा जी, कुछ बात समझ आई है? अब हम कहते हैं यार ऑफर तो करवा दी है, तो ऑफर किस किस तरह करवाई जा सकती है। उसी कहानी को हमने दोबारा यहाँ ले आए, वही नोमान और कामरान वाली एक स्टोरी आ गई हमारे ध्यान में। एक स्टोरी हम और क्रिएट करने लगे हैं। हमने ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 2 स्टोरी से ही समझना है। एक दूसरी स्टोरी हमने क्रिएट की, रमला जी और कमला जी। ठीक है, रमला जी ने कमला जी से लोन ले लिया। ठीक है, और आपको पता है जब लोन ले लें तो अगली कहानी तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि वापस नहीं कर रहा। अब कमला जी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप करते हैं तो वो लगाया हुआ है कि पता ना लगे कि मैंने मैसेज देख लिया है, कि वो फ्रॉडियों वाली सारी ऑप्शन ऑन कर रखी है इसने। समझ आ रही है ना? फ़ोन सुनता नहीं है, ये करता नहीं है, व्हाट्सएप पढ़ता नहीं है। अब बेचारे कमला जी तंग आए पड़े। आखिर एक दिन तंग आके उन्होंने इसको एक तड़ी लगा दी है, आई विल सू यू टू रिकवर माई। वो कहता है यार भाई अब देखो मेरी बस हो गई है, अब मैं केस करने जा रहा हूँ, अदालत में जा रहा हूँ, कानून के दरवाज़ा खटखटाने जा रहा हूँ। आई विल सू यू, सू का मतलब है केस फाइल कर देना, अदालत में मुकदमा ले जाना, और वो भी जस्टिस बंदियाल साहब की अदालत में। समझ आ रही है ना? आई विल सू यू टू रिकवर माई। लो जी, अब रमला जी को थोड़ा ख्याल आया कि ओहो यार ये तो काम खराब है, अदालत में मामला चला गया तो पकड़ा जाऊंगा, काम खराब। अब उसने कमला जी को एक मैसेज भेजा, इफ़ यू डू नॉट सू मी, अगर तुम मुकदमा ना करो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने रुक जाओ, मुकदमा ना करो मेरे ऊपर, आई विल पे एडिशनल रुपीज़। वो कहता जो तुम्हारे पैसे देने हैं वो भी दे दूंगा, 50,000 और भी दे दूंगा, लेकिन 6 महीने रुक जाओ, मुकदमा ना करो। 2 कहानियां समझ आ गई हमें। एक कौन सी? कामरान और नोमान वाली। कामरान उसे क्या कह रहे हैं कि यार ये घर खरीदना है तुमने, ठीक है। यानी अब इससे हम जरा एक मिजाज लॉ का उठाने लगे हैं, यहाँ से एक पिच, एक अपनी बेस बनाने लगे हैं। नोमान वाली एग्जाम्पल उस सारी ज़िंदगी के हमारे सिनेरियो को कवर कर रही है जहां हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? एक बंदा दूसरे को ऑफर करवा रहा होता है कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग। घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, ये करोगे, ये करोगे। ऑफर, ऑफरर, ये हमें समझ आ गई, मैंने कलर का इस्तेमाल किया हुआ सारा के अंदर। ऑफर किसने करवाई थी? कामरान ने। किस चीज़ की? घर खरीदने की, यानी कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, एक्ट है, पॉजिटिव एक्ट है, टू डू समथिंग है। इसका मतलब है कुछ जिंदगी की ऑफर ऐसी होंगी जहां आप दूसरे को टू डू समथिंग की ऑफर करवा रहे होंगे। और इधर क्या है? नॉट टू डू समथिंग, एब्स्ट्रेन। अगर तुम मुकदमा ना करो तो, इफ यू डू नॉट सू मी, करने की ऑफर नहीं है, ये करो तो नहीं, कुछ ना करो तो। अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें तो, नॉट टू डू समथिंग। ऐसा समझ आ रही? किसी फादर ने अपने बेटे को कहा बेटा अगर आप स्मोकिंग छोड़ दो तो मैं आपको ये प्राइज दूंगा, नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब वो इस वाली केस में हम फॉल कर गए।
नेगेटिव एक्ट, नॉट टू डू, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। लॉ में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इसका मतलब कहानी दो चीज़ों के गिर्द घूम रही है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट आपस में, हमारे मुआहदे आपस में दो तरह के होंगे, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। यहाँ से इस सारी कहानी को समझने के बाद हम एक बात समझने लगे हैं कि ऑफरर या प्रपोजल का मतलब क्या था। When a person signifies to another his willingness to do something or not to do something, to obtain the assent of another person, he is making an, वो कहते हैं यार ऑफर कब है? वो कहते हैं या तो आप किसी बंदे को क्या कह रहे हो? टू डू समथिंग। और क्यों कह रहे हो? टू ऑब्टेन असेंट, उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? इसमें फॉल करके क्या आप दूसरे बंदे को कुछ करने का कह रहे हो कि क्या तुम मेरा घर 1 करोड़ में खरीदोगे? तो आप ऑफर करवा रहे हो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। या दूसरा, क्या तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे? क्या तुम मुकदमा नहीं करोगे? ना करने का ये भी ऑफर ही है। इफ यू डू नॉट सू मी फॉर नेक्स्ट 6 months, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इनके दरमियान क्या हो गया? एक मुआहदा हो गया। इसका मतलब है ऑफर दो तरह की हो सकती है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अब लॉ की एक मजबूरी है, लॉ हमने समझना है, लॉ अल्फाज का मजमुआ है। मैंने अभी आपके सब कॉन्शियस में एक बात डाली है थोड़ी देर पहले कि अगर लॉ में से एक फुल स्टॉप भी रिमूव करना पड़ गया तो उसका प्रोसेस क्या है? पूरा लीगल प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। अब लॉ बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, इतना मज़ेदार है कि शायद पता नहीं आजकल के बच्चे, मुझे नहीं पता कि पोइट्री से इतना उन्हें दिलचस्पी होती है कि नहीं होती है। होती है? कितने बच्चे हैं जिन्हें पोइट्री से दिलचस्पी है क्लास में? अच्छा, इसका मतलब किसी दिन मुशायरा भी किया जा सकता है। ओके, तो लॉ उतना ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। और लॉ में मज़ेदारी कैसे ऐड होती है? आप सब ने अब ये स्किल सेट सीखना है। बाद दफ़ा तो कुछ टीचर आपको लॉ पढ़ा रहे होते हैं ना, वो सिर्फ आपको लॉ पढ़ा रहे होते हैं, ये लिखा है बस ऐसे, ये ऐसे नहीं। लॉ पढ़ने का मतलब है कल को इस लॉ से मैं अपने मकसद के मीनिंग निकाल सकूं। एक ही वक्त में कोई भी दुनिया में जब लॉ लीगल इशू इन्वॉल्व होता है ना, तो क्या होता है? दो ग्रुप बन जाते हैं। कुछ कहते हैं ऐसे होना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसे होना चाहिए। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आता है? लॉ की इंटरप्रिटेशन से आता है। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है 90 डेज में इलेक्शन होने ही होने हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये कानून की, आईन पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। ये एक ओपिनियन है। कुछ लोगों का ख्याल है हाँ 90 डेज में होने चाहिए, खाली 90 डेज की शिकें नहीं है, और भी बहुत सारी शिकें, उन सबको फॉलो करना है। अब ये दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमें दुनिया में सबसे पहले ये सीखना है कि दूसरे की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एहतराम करते हुए अपने मीनिंग को इन्फोर्स कैसे करते हैं। हत्ता कि आप लॉ में बाज़ दफ़ा लॉ को डिसीव कर जाते हैं। आपको पता होता है कि हालांकि ये मतलब नहीं था, लेकिन एक सेइंग आपने सुनी है, लॉ इज़ ब्लाइंड। इसका मतलब ही ये होता है। वैसे तो हम इसका मीनिंग कुछ और लेते हैं आम जिंदगी में, लेकिन इसका असल मीनिंग ये नहीं। इसका मीनिंग यही है कि लॉ के कोई मीनिंग नहीं है, जो लिखा है बस वो है, भले गलत ही लिखा हुआ है। जैसे वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ने कायदे आज़म से तख्लीक़ पाकिस्तान का काम लेना था, इसलिए उनकी सारी एनर्जीज इधर लग गई। आप अज्यूम करें अगर पाकिस्तान पहले ही क्रिएट हो चुका होता और फिर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आते और अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ लॉ की प्रैक्टिस करके दुनिया से जाते, तो आज दुनिया को कानून की कोई और ही शक्ल पता होती। वो इतने जीनियस इंसान थे। एक दफ़ा क्या हुआ, उनके एक केस के अंदर एक उनके क्लाइंट को फांसी की सज़ा हो गई। बड़ा मशहूर वाक़या है ये। फांसी की सज़ा हो गई तो बड़ा ज़ाहिर है परेशानी हो गई। तो कायदे आज़म ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अब जिस दिन फांसी होने लगी उस दिन कायदे आज़म वहाँ पहुँच गए। वकील को जाना अलाउड होता है उस वक्त। कहा जी बताओ जी क्या ऑर्डर आया है?
जी लिख ऑर्डर है हैंग हिम। अब हैंग हिम का मतलब था फांसी दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ हैंग हिम, ये कहाँ लिखा है कि मारना है इसे। अब ये लॉ की दुनिया में एटमी धमाका हो गया था, फांसी रुक गई, एक मुसीबत पड़ गई कि हैं वाकई हैंग हिम का ये मतलब कहाँ है। उस बंदे की जान बच गई। और आइंदा लिखा गया हैंग हिम फ्रॉम नेक। अब अल्लाह की करनी क्या हुई, फिर ऐसे ही जब अल्लाह ने कोई काम लेना ना ऐसे ही हो रहा होता है। तो फिर मुकदमा हो गया, फिर सब कुछ हो गया, फिर कायदे आज़म में पहुंच गया। उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है हैंग हिम फ्रॉम नेक, हैंग करो, मैं नीचे से पकड़ के रखूंगा। ये दूसरा एटमी धमाका था लॉ की दुनिया के अंदर। फिर अब लिखा जाता है हैंग हिम फ्रॉम नेक टिल डेथ। और ये तो कायदे आज़म जैसे बड़े बड़े लोगों की बात है ना। मुझ नाचीज़ ने कई दफ़ा इनकम टैक्स लॉ में गवर्नमेंट को ऐसे ही रिच किया जैसे कायदे आज़म ने किया। अभी आप टैक्स पढ़ लेंगे ना ज़रा, आप पढ़ रहे हैं आजकल टैक्स भी। फिर मैं कभी आपको अपने किस्से बताऊंगा सेक्शन 70 जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं, जो कि हिस्ट्री में लिखे हुए किस्से हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि क्या हुआ, हमने ऐसे लॉ के अंदर से इंटरप्रिटेशन की और जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिच होकर रह गई। हमें पता है कि ऐसा मकसद ये नहीं है, बट लॉ इज़ ब्लाइंड। लॉ को बनाने लगे हैं तो सोच के बनाएं, ठीक करके बनाएं, एक एक लफ्ज़ उसका ठीक बनाएं। नहीं है तो आपकी गलती है, मुझे चांस मिल रहा है छिक्का लगाने का तो मुझे तो लगाना चाहिए। ऐसे ही लॉ इसे कहते हैं। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जब आपको लॉ पढ़ना आ जाएगा ना तो आपको समझ आ जाएगी लॉ में गलत जगह सांस भी ले लें तो उसका मतलब समझ गलत हो जाता है। लॉ इतना नफीस सब्जेक्ट है, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है कि ये आपकी हॉबी बन जाता है पढ़ना। आज पाकिस्तान में कोई नया कानून आए, बजट आए, कुछ आए, बाद दफ़ा ऐसा होता है 22-22 घंटे गुजर जाते हैं मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी बेगम को, सबको पता है कि इसका यही मिजाज है। अब मैंने जब तक उस सारे लॉ को एक दफ़ा पढ़ नहीं लेना मुझे सुकून नहीं पड़ना। बजट आना है, मैंने उस दिन अगले दिन क्लास ऑफ कर देनी है अपनी। पहले मैंने बजट सारा रात को बैठ के पढ़ना है, फिर मुझे सुकून आना कि अच्छा यार एक लॉ आया, मैंने पढ़ लिया, ये हुआ। यही आपका मिजाज इंशाल्लाह बनेगा। आप लॉ ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम फैज़ साहब को पढ़ते हैं, जैसे हम परवीन शाकिर को पढ़ते हैं, जैसे हमें वहाँ हम एंजॉय करते हैं ना, ऐसे आपने पढ़ना है। तो हमें जब तक लॉ की रूह समझ नहीं आएगी ना, जैसे ही हमें लॉ की रूह समझ आ जाएगी, हमें कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, हमें खुद ही। अब लॉ ने, क्योंकि लॉ की मजबूरी थी, अगर खाली टू डू समथिंग लिख के लॉ फारिग हो जाता तो आने वाले लोगों ने जब नॉट टू डू समथिंग होना था तो वो कायदे आज़म वाला मुकदमा आ जाना था कि ये कहाँ लिखा। लॉ में हम सबसे पहले चैलेंज जब करते हैं ना किसी बात को, पहली बात ही कहते हैं कहाँ लिखी है भाई, तुम कहाँ से बात कह रहे हो। इसलिए लॉ बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता कदम फूंक फूंक के एक एक बात को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। देखें उसने क्या किया, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग, लेकिन साथ ही उसने लिखा और नॉट टू, ताकि दोनों चीजें कवर हो जाएं। क्यों? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन ही इज मेकिंग एन ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन याद हो जाएगी हमें। व्हेन अ पर्सन signifies to another his willingness to do something or not to do something to obtain assent of other person, he is making an offer। तो दो छोटी छोटी सी बातें आज हमने इनकॉर्पोरेट की हैं, कल से बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। आप बुक ले लें सबसे पहले, ये वाले नोट्स हैं, स्लाइड नोट्स हैं, इसका भले प्रिंट ना लें, पैसे आप बचा सकते हैं। ये मैं आपको सॉफ्ट में ग्रुप में आपके सेंड कर दूंगा, ये समझने के काम आएगा, याद हम यहाँ से कर लेंगे। और जो बच्चे समझते हैं यार सर ये तो एक छोटी सी बात है, इसमें कौन सा इतनी कोई खर्च हो रहा है, तो बिल्कुल जो लोग अफोर्ड करते हैं प्रिंट ले लें, दायरा और अच्छी बात हो सकती है, लेकिन याद हमें सारा कुछ कहाँ से करना है, इस एक किताब में से याद करना है। बाकी हम कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।